साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचार को दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। हिंदी भाषा आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि, इसी लिपि में वैदिक साहित्य रचित से हुआ। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी आदि का भी योगदान है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी है जिसका अर्थ अनाश्वान है। आता वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या उच्चारण दृष्टि से 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अनुस्वार अन, विसर्ग अ। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर या आगे के स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ए, ई। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें पश्च स्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ओ। संवृत स्वर संवृत्त शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। विवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ओ। 2 ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल न होकर अन्य आकार में खुले उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर भेद। हस्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। उदाहरण अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम में ओ को दीर्घ स्वर से अधिक खींचते पर ओम लिखा जाता है। आजकल व्यवहारिक रूप से यह प्रचलन में नहीं है। स्वर भेद का महत्व। हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन के भेद, अर्थ एवं महत्व। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी स्थान विशेष, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दांत आदि का स्पर्श करते हुए निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक उच्चारण स्थान व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी श्वासवायु किसी न किसी मुख अवयव से अवश्य टकराती है। उसी मुख अवयव को उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। कंठ्य गले से क, ख, ग, घ, ऋ, ह। तालव्य तालु से च, छ, ज, झ, न, श।
मूर्धन्य मूर्धा भाग से ट ठ ड ध न श। दंत दांतों से स ट ठ द ध न। ओष्ठ्य ओठों से प फ ब भ म। दंतोष्ठ्य ओष्ठ एवं दांतों से य र ल व। दो प्रयत्न ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। 1. श्वास वायु की मात्रा। 2. स्वर तंत्री में कंपन। 3. मुख अवयवों के द्वारा श्वास को रोकना। श्वास वायु की मात्रा। इस मात्रा के आधार पर भी 2 वर्गीकरण किए गए हैं। एक अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग ढ च ज ह ड न तक द न प ब म य र ल व। 2 महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे घ छ झ ठ ध थ ध फ भ श श स ह न म। स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित वर्गीकरण दले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कौपकर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। सघोष जैसे व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे ग घ द ज झ न ड ध न द ध न ब भ म। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती वे अघोष है, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स। अवयवों के अवरोध द्वारा ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख आदि अवयव अनेक प्रयत्न करते हैं। इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षीय जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे च छ ज झ न। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख अवयवों से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स श श ह फ ज संघर्षी व्यंजन है, इन्हें उष्ण ध्वनियां भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम होता है। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष प्लस श त्रा प्लस र ज्ञा ग प्लस य श्र श प्लस र। उत्क्षिप्त जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ध न ध उत्क्षिप्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में क्षात्रा ज्ञा का कोई अलग शब्द संग्रह नहीं मिलता क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनकी जानकारी के लिए संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर के आधार पर इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे क्ष क प्लस प त्रा त प्लस र ज्ञा ज प्लस न आदि। मातृभाषा वह भाषा है जो सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखा जाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। मानक भाषा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी स्तर पर किया जाता है। बनावट के आधार पर शब्द। रूढ़ी शब्द जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सके, जैसे रात, घर, पुस्तक।
यौगिक शब्द वे शब्द जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, देवालय, सदैव। रूढ़ि यौगिक शब्द वे शब्द जिनका निर्माण दो या अधिक शब्दों से होता है, लेकिन वे शब्द सामान्य अर्थ की सूचना न देकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे पंकज, जो जन्मा है कीचड़ में, कमल। नीरद, पानी देता है, जो बादल। उत्पत्ति के आधार पर। तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, संकर। एक तत्सम तत् प्लस सम अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में है। उदाहरण सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, घृत, गृह, कर्म आदि। दो तद्भव तत् प्लस भव इज इक्वल टू उत्पन्न होना या विकसित होना अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न कालखंडों में प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कृष्ण से विकसित होकर कान्हा बना, वर्षा से बरसा या हस्त से हाथ बना, अग्नि से आग बना। तीन देशी या देशज शब्द से शब्द जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से या उनकी बोलियों से लिए गए हैं या जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, उदाहरण झाड़ू, चीनी, टांग, खाट, चपत, लोटा, डिब्बा आदि। चार विदेशी या आगत शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी शब्द कागज, कानून, लालटेन, लैंटर्न से खत, जिला, दरोगा आदि। उदाहरण अरबी आदमी, औरत, अदालत, तनख्वाह, तारीख, कर्ज, जुलूस, जहाज, दुकान, शराब, मौसम। फारसी आमदनी, आवाज, गुलाब, दिल, दवा, पुल, पर्दा, मकान, मजदूर, शादी, सरदार, सरकार, हजार इत्यादि। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट, पुलिस, वोट, पेंशन, प्लेग, मलेरिया, कैंसर, कार, स्कूटर, साइकिल, रेल। तुर्की उर्दू, कैंची, चाकू, ताश, लाश, बारूद, बीबी। पुर्तगाली कमरा, आलमारी, गमला, काफी, काजू, पपीता, बोतल। चीनी चाय, लीची, चीकू। जापानी रिक्शा। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण हिंदी और अरबी बटा फारसी थानेदार, घड़ीसाज। हिंदी और संस्कृत वर्षगांठ, पूंजीपति अंग्रेजी और अरबी बटा फारसी अफसरशाही, बीमा पॉलिसी आदि। अर्थ के आधार पर शब्द। एक अभिधा शब्द की शक्ति के द्वारा किसी शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ बताने वाले शब्दों को अभिधा या वाचक कहते हैं। शब्दों को समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे तुम मूर्ख हो। दो लक्षणा जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर किसी प्रयोजनवश अर्थ विशेष या दूसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन गधा है। तीन व्यंजना ये शब्द न अभिधा होते हैं, न लक्षणा बल्कि दोनों से भिन्न होते हैं। जहाँ ये दोनों विराम लेते हैं, वहाँ विशेष अर्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। दो घर में गंगा है। तीन रात बिल्कुल अंधेरी है। रूपांतरण के आधार पर शब्द कक विकारी, ख अविकारी, अव्यय। कक विकारी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, काल, कारक, वचन, पुरुष आदि के आधार पर हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, प्रियंका, संतोष, दिल्ली, आगरा, पुस्तक, कलम, मेज आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मनुष्य, पर्वत, हाथी, फल, देश, नदी आदि। नोटजातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित है। द्रव्यमान संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि। 3 भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, क्रोध, शत्रुता, सहायता, प्रशंसा आदि। नोट 1। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है, जैसे 1 किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। 2 जयचंदों के कारण ही देश पराधीन हुआ। 1 कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होने लगता है, जैसे 1 उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2 नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उपरोक्त वाक्यों में पंडित जी व नेताजी शब्द जातिवाचक होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा अन्य व्यक्ति। इन्हें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे 1 सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। 2 यह पुस्तक अच्छी है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे 1 शायद दरवाजे पर कोई है। 2 घी में कुछ मिला है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्नबोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे 1 तुम यहाँ क्यों आए हो। 2 तुम विद्यालय कब जाओगे। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सर्वनाम कहते हैं, जैसे 1 जो करेगा सो भरेगा।
दो, जैसी करनी वैसी भरनी। 6 निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार उसके लिंग और वचन होते हैं। 2 सर्वनाम शब्दों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं आता।